और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज एक बड़ी खबर है। आज का जो घटनाक्रम रहा है, मुख्य घटनाक्रम, बड़ी खबर है आज की। वो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारतीय की खबर ये है कि उनकी धारा के जो लोग हैं, उनके ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो नेता हैं कांग्रेस में, चाहे वो हरियाणा के पूर्व नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज एक बड़ी खबर है। आज का जो घटनाक्रम रहा है, मुख्य घटनाक्रम, बड़ी खबर है आज की। वो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारतीय की खबर ये है कि उनकी धारा के जो लोग हैं, उनके ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो नेता हैं कांग्रेस में, चाहे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई हों, चाहे मिलिंद देवड़ा हों, उन्होंने बड़ा स्वागत किया है जितिन प्रसाद जी के इस्तीफे का। और जितिन प्रसाद जी ने अपने इस्तीफे पर जो बाइट दी है, पूरा बयान किया है, वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना जहां हम छोड़ करके आए हैं, जिसको हमें उस पार्टी के बारे में कहना है जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। और खासतौर से हरियाणा में भी इस इस्तीफे को लेकर के जो हलचलें शुरू हुई हैं, भजन लाल के पुत्र है कुलदीप बिश्नोई, उनके बयान की चर्चा हमने की है। अशोक तंवर NSUI के अध्यक्ष रहे हैं, 2019 के चुनाव से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये बड़ा आघात माना जा रहा है। जो बयान जो ट्वीट किया है कुलदीप बिश्नोई ने, उन्होंने लिखा है कि जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा आघात है। हम उन नेताओं को खो रहे हैं जिन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया और अभी बहुत कुछ देने की स्थिति में है। कांग्रेस को राज्यों को वापस जीतने के लिए जन नेताओं की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। जितिन प्रसाद की बात करें, तो जितिन प्रसाद 2001 में यूथ कांग्रेस के महासचिव बने और यहीं से इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। 2004 में वो पहली बार सांसद चुने गए और मनमोहन सिंह की सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बने। इसके बाद कई अन्य मंत्रालय भी उन्होंने संभाले। लेकिन इधर कुछ समय से वो बिल्कुल हाशिए पर चल रहे थे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव हारे, 2017 में विधानसभा का चुनाव हारे। उसके बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल में लोग प्रभारी बना करके भेजा गया। वहाँ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। पंचायत चुनाव में भी उनके क्षेत्र में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। तो ये स्थिति रही, जिसके चलते जो जितिन प्रसाद जी हैं वो रूप से समय हाशिए पर थे। और पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए, खबरें इस तरह की चर्चा में रही कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे थे और अब वो स्थिति आ गई है। किसी समय में जो युवा ब्रिगेड कही जाती थी, उसके प्रमुख नेता होते थे जितिन प्रसाद जी। कांग्रेस में महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। लेकिन जो अंधकार है कांग्रेस में, अध्यक्ष के चयन को लेकर के, अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, उसको लेकर के चाहे ग्रुप 23 के नेता हो जो समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जो युवा नेता है उन्हें लग रहा है उनका भविष्य इस पार्टी में अब संकट में है
और इसीलिए वे पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। और जितिन प्रसाद का जो पार्टी छोड़ने का फैसला है बहुत बड़ा फैसला है और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को आघात लगेगा। अभी उन्होंने एक बड़ी मुहिम शुरू की थी ब्रह्म चेतना परिषद के बैनर से, और जो ब्राह्मण समाज है उसे जोड़ने के लिए यात्राएं की थी, तमाम दौरे लगाए थे, कार्यक्रम लगाए थे प्रदेश के विभिन्न जिलों में। फरुखाबाद में भी उनका कार्यक्रम हुआ था। लेकिन जितिन प्रसाद जी ने आखिर में अंतोगत्वा कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। एक चीज अभी और निकल करके सामने आई है कि एक और भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र प्रसाद जी को ब्राह्मण चेहरा बनाना चाहती है। दूसरी ओर जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर के पार्टी अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही है। वाजपेयी जी अपनी पार्टी में हाशिए पर हैं और जितेंद्र प्रसाद जी जो दूसरी पार्टी से गए हैं उनके सहारे पार्टी आगामी लड़ाई लड़ना चाहती है, 22 की लड़ाई लड़ना चाहती है और जितेंद्र प्रसाद जी को ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। तो डॉक्टर मुकेश सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपकी पार्टी में एक स्वागत हुआ है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी का, और कुल मिलाकर के स्थिति है कि जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसके लिए सेनाएं तैयार की जा रही हैं, जो सेनापति हैं उनको अपने अपने हिसाब से फिट किया जा रहा है और यही हुआ है जितेंद्र प्रसाद जी को लेकर के। जितेंद्र प्रसाद जी काफ़ी समय से हिलडुल रहे थे और इसके बाद में भी उनकी कई बार राहुल जी से बात हुई, राहुल गांधी से, और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्म चेतना परिषद के बैनर से काफ़ी प्रयास किए ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए। भाजपा में ब्राह्मणों का पीलन हो रहा है, इसको लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए, तमाम बातें उठाई और आखिर में वो फिर बैक गियर मार गए और फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो मुकेश जी, क्या माना जाए इस जितेंद्र प्रसाद के आपके यहाँ आगमन को लेकर के? क्या 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं या कांग्रेस का जो अंतर विरोध है, जो युवाओं का जो है, जिसके लिए बारे में कहा जा रहा है कि वो अंदर अंदर फुट रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में अब दिख नहीं रहा है, वो है क्या? इस पूरे घटनाक्रम को क्या माना जाए, क्या शुरुआत मानी जाए 2022 के लिए? आपकी पार्टी में तो एक शुभ संकेत माना ही जाता है। जी वैसा जितेंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमें लगता है निश्चित तौर से जितेंद्र प्रसाद जी के आने के बाद पार्टी में एक बड़ा फायदा होगा 2022 के चुनाव में। और जहां तक सवाल दूसरा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि युवा चेहरा कांग्रेस को छोड़ करके जा रहा है, देखा जी, हम लोग काफी दिन से राजनीति में हैं और हम लोग देखते हैं कि 1984 के बाद जो स्थितियां कांग्रेस में पैदा हुई हैं, जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो आत्मसम्मान बेच करके कर रहे हैं। उनका राजीव गांधी जी भी रहे तो वो उतना अनुभव नहीं था और इसके बाद उनकी भी मृत्यु हुई और सोनिया गांधी जी के हाथ में आया। और मनमोहन सिंह 10 साल किस तरीके से देश में प्रधानमंत्री रहे ये पूरे भारतवर्ष ने देखा और दुनिया ने देखा। और इसी से ऐसा लगता था कि कांग्रेस में जो है एक परिवार को छोड़कर के बाकी कोई कितनी भी मेहनत करे, कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसको जो है मेन लाइन पर आने नहीं दिया जाता है। और इस बात का डर प्रणब मुखर्जी को भी था जो बाद में राष्ट्रपति बने। गुलाम नबी आजाद ने भी ये बात कही और बड़े नेताओं ने भी बात की। तो हमें लगता है ये कांग्रेस का आत्मचिंतन करने का विषय है कि लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या अपना संन्यास ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें तो ये लग रहा है कि भारत इस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, उसको देखते हुए ये एक भगदड़ मच गई। और उत्तर प्रदेश का जो 22 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो पंचायत चुनाव से ही संदर्भ में तैयार थी पहले से और उसके लिए आगे भी तैयार है, अपनी रणनीति बना रही है। और हमें तो लगता है कि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, स्वागत है। और जो लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों का स्वागत करती है, उनको बुलाती है,
तो उनको स्थान मिलेगा और वो लोग आए और पार्टी की सेवा में रहे। और भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ ही है, जिस ने माधवराव सिंधिया जी आए मध्य प्रदेश से, क्या नितिन प्रसाद जी आ रहे हैं, या दूसरे लोग आ रहे हैं, तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में एक नंबर 1 की पार्टी है। और 2022 में योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुमत की सरकार बनाने फिर जा रही है। इसीलिए लोग लगातार भगदड़ मच करके भारतीय जनता पार्टी को ला रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उनकी सेवाएं लेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये हमारा निर्णय है। जी, हमने कहा सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई कि उनके यहाँ एक नेता का आगमन हुआ, उनका परिवार बढ़ा। दूसरी चीज, जितिन प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि वो अभी तक हिंदू थे लेकिन दागदार थे, अब असली हिंदू बन गए। देशभक्त थे लेकिन थोड़ी गुंजाइश हो सकता है हो, कभी कभी गद्दारी की झलकती थी, अब प्योर कट्टर देशभक्त बन गए। इन सब चीजों के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। रही बात जितिन प्रसाद जी की, जितिन प्रसाद जी अभी 4 महीने पहले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो पूरे प्रदेश में झंडा डंडा लेके घूमे और उन्होंने कहा कि ये सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी है, ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, ये कर रही है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ही कहा था अपने वक्तव्य में। और ज्यादा पुरानी खबर नहीं है इसलिए हमें याद है। और सच्चाई तो ये है, हम आज इस पैनल में बताना चाहेंगे, राजनीति में लगभग अब 2009 से है, लेकिन एक्टिव राजनीति में 2012 से आए। और तब से लेकर जब जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण चेतना परिषद लेकर आए तब हमने जाना कि ये भी ब्राह्मण है। उससे पहले हम ये जान भी नहीं पाए कि ये ब्राह्मण हैं। तो अच्छा, वो नेता कितने बड़े हैं ये आपने अपनी भूमिका में बताया। 2014 हारे, 17 हारे, 19 में छठे मतलब जमानत जब्त हुई, छठे नंबर पर रहे। तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि कोई समाजवादी पार्टी इससे अच्छा रही। समाजवादी पार्टी की बात, जिस दल को वो छोड़ के गए उस दल का अपना कोई आधार मेरी समझ में तो है नहीं। जिस दल में वो गए उनका भी सब कुछ जाने वाला है। 250 विधायक और मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो संगठन मंत्री आए थे उनके पत्र पे सरकार के खिलाफ। तो हमें तो नहीं लगता उनको वहां जाने से कोई फायदा होगा। रही बात इस बात की कि क्या उनका परिवार, उन्होंने आरोप एक लगाया है वहां मंच पे जब शामिल हुए तब कि अन्य दलों में परिवारवाद। उनके बाबा कांग्रेस में बड़े नेता थे, फिर उनके पिताजी कांग्रेस में बड़े नेता हो गए और वो डायरेक्ट युवा कांग्रेस में सीधे सीधे महासचिव हो गए। 2004 में पहली बार एमपी हुए और इस्पात राज्य मंत्री हो गए। क्या उन्होंने परिवारवाद का लाभ नहीं लिया? कांग्रेस जैसे दल में कोई सीधे सीधे राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस का मेरी समझ में तो कोई काम कार्यकर्ता नहीं बनाया गया आज तक। तो उन्होंने भी परिवारवाद का लाभ लिया। लेकिन वही बात है, उन्होंने कहा डूबती नाव से चूहे भी भाग जाते हैं, तो अब वो भाग रहे हैं। तो परिवारवाद में जो लाभ लेना था वो सब ले गए, इससे वो अछूते नहीं रहे। वो अगर खुद में कहें कि हम परिवारवादी नहीं है, जिस दल में आपके बाबा थे उसी दल में पिताजी रहे, उसी दल में आप रहे, उनके नाम के सहारे से बड़े बड़े पद हासिल किए और मंत्री रहे पूरे प्रदेश में, देश में आज नाम है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके पिताजी की वजह से उनके वंश में जो परिवार के थे उस वंश के वारिस थे, इसलिए पार्टी ने उनको उच्च स्थान दिया। वरना पहली बार एमपी बन के कौन इतना बड़ा मंत्रालय दे देता है, कौन इतना सब कुछ कर देता है। हम तो कांग्रेस को बहुत शाबाशी देंगे और बहादुरी उनको देंगे कि वो पहली बार के सांसद को भी इतने बड़े बड़े मंत्रालय दे देते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सुनिश्चित निश्चित ये है कि जनता सरकार बनाएगी और समाजवादी सरकार आ रही आने वाले समय में। जितिन प्रसाद जी का निर्णय मेरी समझ में ठीक नहीं रहा है। अगर उनको सम्मान चाहिए था तो आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। उनको हमारे यहाँ आना चाहिए था, हम उनका स्वागत करते। खैर वो जहां गए उनका व्यक्तिगत निर्णय है। समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और तब उन्हें इस का एहसास होगा। वीडियो नहीं आ रहा,
लगा तो रखा, सामने ही बैठे हैं यार। तो देखो नीचे से ऑन नहीं है। नीचे से ऑन तो है। चले बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ, बोलिए बोलिए। भाई जितेंद्र प्रसाद जी हमारे दल में आए हैं। हम जो है 84% के साथ संगठन को बढ़ा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वास्तव में आज जरूरत है देश को, राष्ट्र को, भारतीय जनता पार्टी ऐसे राष्ट्रवादी दल को ताकत पहुंचाने की। इसलिए जितेंद्र प्रसाद जी हमारे दल में आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। और वो ये सोच कर ही आए हैं कि वास्तव में इस देश को आज ऐसी राष्ट्रवादी सरकार की ही आवश्यकता है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सभी का दिल जीत रही है। और रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के, अभी राधेश्याम जी कह रहे थे कि उन्हें समाजवादी पार्टी में आना चाहिए था। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार को अभी बहुत दिन लगेंगे, ऐसा लगता है मुझे कि उनके लिए अभी सपना होगा कि वो सरकार में आए, क्योंकि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम चल रहा है, जनता के बीच में, जनता तक जो सहूलियत और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जनता तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, उससे कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर ये इतने बड़े बड़े दिग्गज, राजस्थान में चाहे माननीय हमारे सिंधिया जी रहे आए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। और उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद जी बड़ा चेहरा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली 22 में चुनाव फिर से सरकार बनने वाली है। ऐसी मजबूती ये दर्शाती है इन लोगों के आने से कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 22 में सरकार आजाद, बोलिए। हेलो हाँ बोलो। भाई साहब जी, सर्वप्रथम तो जितेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वो हमारी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया। बाकी जितने दल हैं, सारे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही एक सच्ची और हितैषी देशभक्तों की पार्टी है और देश को चलाने में सक्षम है। अब बहुत छोटी सी बात है, भाजपा की वैक्सीन लगवाएंगे, भाजपा का ये था पूरे लगवाएंगे, पिताजी लगवा रहे, चाचा लगवा रहे, सब लोग लगवा रहे। ऐसे कई एक उदाहरण भाई साहब है जो इनका खेल खत्म हो गया राजनीतिक, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही अब इस देश में राज करेगी, सरकार बनाएगी और देश को परम वैभव बनाने का पूरा पूरा प्रत्यय और पूरा पूरा प्रयास करेगी भाई साहब। सही बात है। हेलो, पूरी बात सुन। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, चलिए 1 मिनट खत्म करो, 1 मिनट खत्म करो। हाँ भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सरकार ही नहीं है, राजनीतिक पार्टी कोई भी नहीं है जो देश का हित चाहती हो। देश का हित चाहने वाली केवल एक भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। और सारी पार्टियों के लोग जो देशभक्त हैं वो हमारा प्रयास कर रहे हैं, आगे रहे। बहुत बहुत बधाई हो माननीय कांग्रेस जी की, और बहुत बधाई हो। विवेक जी। ये चुनावी साल है, 6 महीने बाद चुनाव है, तो इस तरह का महत्वाकांक्षी नेताओं का छोड़ के दूसरे दल में जाना ये कोई नई बात नहीं है। ये जितेंद्र प्रसाद जी तरीके नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा है जो उनको ये इसके लिए मजबूर कर रही है। और ये बात समझ में नहीं आती है
कि जिस पार्टी को वो कल तक सांप्रदायिक बताते थे, विभाजनकारी बताते थे, देश के लिए शुभ नहीं बताते थे, ब्राह्मण विरोधी बताते थे, आज जब मैंने ट्विटर देखा उनका, तो ऐसी कौन सी चीजें हो गई जिससे उनका ये हृदय परिवर्तन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से जरूर उनको ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन भाजपा को कितना इससे लाभ होगा, ये तो मैं समझता हूँ कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे भाजपा का जाति और धर्म के आधार पे राजनीति करने का और 2022 में इसको मुख्य मुद्दा बनाने का जो चेहरा था वो सामने आ गया। और ये पटकथा तो आज सालों से लिखी जा रही थी, प्रसाद जी की है, लेकिन इस बात को बंगाल के चुनाव के बाद से जब पीएल संतोष जी के राष्ट्रीय महामंत्री लखनऊ आए, उसके बाद से जिस तरीके से वहां पे सब बात करी गई, तो उसके बाद फिर यही निकला कि ये भाजपा की जो सबका साथ सबका विकास और ये सड़कें और ये विकास कहीं कुछ नहीं है। भाजपा ने ऊपर से नीचे तक ये फेल हो चुके हैं। अब इनको फिर पुराने अपने एजेंडा पे आना पड़ेगा, हिंदुत्व के एजेंडा पे, वो इन्होंने साफ कर दिया था। दूसरा, धर्म के जात की राजनीति, उसके लिए ये जितेंद्र प्रसाद जी को जो भी जिस तरीके से इनका मैनेजमेंट रहा हो, इसमें कामयाब रहे, लेकिन इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल तय बात है। ये आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये भाजपा के लोग चाहे कुछ भी बातें करें, लेकिन इनका मुख्य एजेंडा हिंदुत्व के नाम पे जनता को गुमराह करना है। वो बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जितनी भी ये बातें करते हैं, उन बातों को आप देखिए, जो इन्होंने विकास की बातें हैं, जो सब बातें करी, वो सारी बातें किनारे होके जब चुनाव का समय आया तो इन्होंने फैसला किया हम हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण की विरोधी की बातें जो चल रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए ये कदम उठाया। जितिन प्रसाद जी को लाके जितनी भाजपा गदगद हो रही है, या जितिन प्रसाद जी जो हो रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव साबित होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो एक समुंदर है। अगर समुंदर से जब लहरें उठती हैं, थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाता है, तो उससे समुंदर में फर्क कोई नहीं आता है। अलबत्ता वो पानी जरूर समुद्र से अलग होके जमीन में सो जाता है। वो स्थिति कांग्रेस को छोड़ के जाने वालों की हुई है। इसलिए इस चुनावी काल में इस तरह के जो ये भागा बस्ती है, ये केवल महत्वाकांक्षी नेताओं की है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस जीत को समझते हैं कि हमें जनता का विश्वास जीत लिया है। जनता का विश्वास भाजपा बिल्कुल खो चुकी है और आने वाले दिनों में चाहे जात धर्म की कितनी भी राजनीति कर लें, ये चेहरा इनका बेनकाब हो चुका है और जनता इनको सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा पत्थर उछाले गए। पहली बात तो ये कि जो बात सामने आई थी, क्या हाँ एक सपना है सिर्फ, कभी ऐसा नहीं हो सकता और भाजपा ही सिर्फ अब शासन करेगी और अब कोई नहीं आएगा, ये सब मतलब क्या बताएं। या कि मतलब वो एक बात है कि हेमंत कुमार जी की कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, और अजब तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। संतोष जी आए, 250 आपके विधायकों ने हस्ताक्षर किए सरकार के खिलाफ कि ये मुख्यमंत्री हमारे मतलब हमारी बात नहीं सुनते या हम इनसे संतुष्ट नहीं है। अगर चुनाव मुख्यमंत्री का करवा लिया जाए तो सरकार, ये मुख्यमंत्री जी आज मतलब जो है इस्तीफा देना पड़ जाए इनको, विधायकों से ही चुनाव करा लो, अपने विधायकों से ही। विधानमंडल दल के नेता का अगर चुनाव करा लो तो आज सरकार आपकी अल्पमत में चली जाए। मतलब क्या
वही बात भैया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, आते अभिमान हृदय तब आवा, और नहीं कोऊ जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मन नहीं। और ये वास्तव में अति सत्य है कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बड़ी लंबी होती है। तो आप जाने वाले हैं, आपकी लपटें, आपके अहंकार की जो लपटें उठ रही हैं, जिस तरह से आप लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि आप अब जाने वाले हैं। और इसी अहंकार के साथ आप लड़िए, इसी अहंकार के साथ जनता के बीच में जाइए, और जनता के बीच में जाके सिर्फ यही कहिए कि अब तो भाजपा ही रहेगी 50 साल तक, कोई नहीं हटा पाएगा। बस इतना ही कहते रहना, देखना कौन सी स्थिति में पहुंच जाओ। 50 से नीचे आना तय है। 22 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जनता मन बना चुकी है। जिस दिन ईवीएम का बटन दबाने को मिल गया, उसी दिन भाजपा का जाना तय है। ओके जी जी भाई देखिए भाई साहब, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको जानकारी नहीं कि 250 ने कहीं दस्तखत करके दिए हो। फिर संतोष जी ने यहाँ आकर के बयान दिया कि इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री बदला जाए या मंत्री बदले जाए। केवल ये एक समीक्षा थी कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या काम किए, उनके बारे में बात की। आपके दल के ही बहुत जिम्मेदार लोग ये सब लिख रहे हैं। आपके दल के ही बहुत जिम्मेदार लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे लिख रहे हैं। आपके दल के बहुत जिम्मेदार लोग लिख रहे हैं। वो और लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कहते, लेकिन अब हमारी बात को सुन दीजिए। अब आपसे बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इन अटकलों का विराम हो चुका है और सीधे सीधे संदेश मिल चुका है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा। और पूरा प्रदेश जो योगी जी खड़े हुए हैं कोरोना काल में और उससे पहले जो विकास कार्यों के लिए, उससे उनकी क्षमता, उनकी ताकत का पहचान हुआ है और पूरे प्रदेश के सारे लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात स्वीकारी। और हमें लगता है कि आने वाला 2022 का चुनाव 7-8 महीने के आने बाद है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जो है तैयारी में है कि चुनाव आएगा और हम अपने लोगों के साथ जिस जनता के बीच जो आज हम काम कर रहे हैं कि नवंबर तक गरीब लोगों को खाना, अनाज फ्री बांटना है या और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो लगातार चल रहा है। किसान सम्मान निधि का काम चल रहा है। खाद के रेट पर जो हमने सब्सिडी दी है, कितनी बड़ी सब्सिडी दी, वो चल रहा है। तो जो बात आप करते हैं, विपक्ष उठाता है, भारतीय जनता पार्टी उसका संज्ञान लेकर के उसके समाधान करने की कोशिश करती है। और लोग तो जो है अपना डिसीजन नहीं ले पाते कि हम क्या करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग हो। ट्विटर पर बैठ करके और मोबाइल पर बैठ करके किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। योगी जैसे तपस्वी नेता ने अपने पिता की मृत्यु पर न जाकर के और उन्होंने कहा कि मेरा तो जन्म दोबारा हुआ है और न जाकर के देश में कोरोना काल में यहाँ काम किया और लगातार दूसरी लहर में आकर के उन्होंने जो एक अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में घूम करके, इससे लगता है कि उनसे प्रदेश की जनता बिल्कुल खुश है और उनके कामों से खुश है। और 2022 के चुनाव में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पिताजी के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं गए, कोरोना फैल जाता, लेकिन बंगाल में सभाएं संबोधित करने चले गए। वहां कोरोना की एंट्री नहीं थी क्योंकि वहां चुनाव चल रहा था। रही बात खाद पे सब्सिडी की, 900 रुपए की बोरी 1900 की कर दी और उस पर सब्सिडी दे के 1200 की दे रहे हैं और 5 किलो वजन भी कम कर दिया डीएपी का। इतनी बड़ी सब्सिडी, 2 रुपए किलो जो किसान, जो बीपीएल कार्ड धारक जो 2 रुपए और 3 रुपए किलो अन्न अनाज खरीद नहीं सकता है, वो 900 रुपए के सिलेंडर पे पकाएगा, 200 रुपए के तेल से छौंका लगाएगा और उसके बाद खाएगा। मतलब ये देखो अजीब सी विडंबना, कौन सा विकास मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। कम से कम सिलेंडर तो दिया, आप तो लैपटॉप दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, टाफियां बांटी तो उससे कोई, और जनता ने उसका जवाब दिया। तो जनता तो देख रही है कि कहां से का कौन क्या दे रहा है, कहां पहुंच रहा है। एक मिनट, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और योगी जी के अखिलेश जी को कि वो वैक्सीन लगाने को मना कर गए और उसमें बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के काल कलवित हो गए
उनको ये कहना चाहिए कि वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है और उसमें वैक्सीन न लगवाने की वजह से बीमारी से लोग खत्म हो गए। अंततः आपने लगवाई, आपके पिताजी ने लगवाई, आपके चाचा ने लगवाई, तो वैक्सीन ही पे जब आपने उठा दिया सवाल जो वैज्ञानिकों ने तैयार की, जिसका पूरा विश्व ने उठाया और उसी के बारे में आपने आलोचना कर दी, तो और मोदी जी आलोचना करना या खाद के बारे में आलोचना करना तो सामान्य बात है। हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी जी और नड्डा जी की तस्वीर गायब हो गई और भाजपा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो कैसा, मतलब जब नेतृत्व की तस्वीर नहीं है कैलेंडर पे और नेतृत्व कैसा, हम तो समझ नहीं पा रहे क्या अंदर चल रहा है भाई। कितना, मतलब दही को कितनी देर तक जमा के रखोगे, उसमें रही घूम है। अब इस पर चर्चा ना करिए। माननीय मुलायम सिंह को गायब कर दिया उत्तर प्रदेश से आप लोगों ने, जिन्होंने पार्टी तैयार की थी उनको बिल्कुल गायब कर दिया। अगर उनकी तस्वीर के साथ ही चुनाव लड़ लिया होता 2017 का तो हमें लगता है फिर दोबारा सरकार बन जाती। लेकिन आज भी माननीय मुलायम सिंह को नेपथ्य में लेकर के, शिवपाल सिंह को पार्टी से बाहर करके आप 2022 का चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हमें तो लगता है कि आप कहीं पर भी नहीं है। जिन्होंने पार्टी बनाई, खड़ी की, पूरा जीवन संघर्ष किया। ठीक है विवेक जी, माननीय प्रोफेसर साहब जैसा ये कहे, माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे सांसद हैं, वो कौन सी पार्टी से बाहर है? क्या कह रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी का कोई सिंगल छोटे से वो केवल विवेक जी कहा, विवेक जी जी हाँ फाइनल करिए। ये अभी भाजपा के जो हमारे वक्ताओं ने बात कही कि केवल भाजपा ही राज करेगी, तो लगता है कि इनको संविधान में भी भरोसा नहीं है और जो इनका पेरेंटल संगठन आरएसएस है, उन्होंने 50 साल तक झंडा नहीं फहराया। सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसमें हिंदुओं को भर्ती होने से रोका। आज वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका संविधान में यकीन नहीं है, जो केवल खुद राज करना चाहती है, जबकि संविधान या लोकतंत्र की मूल है कि विपक्ष भी उतना मजबूत होना चाहिए। ये लोकतंत्र संविधान की खिल्ली तो आपने संविधान में इनका यकीन नहीं है। संविधान के अनुसार तो आप कभी चले ही नहीं। चले होते तो 35 धाराएं लगाई, 30 से 30 धाराएं लगाई, जो बिल्कुल 100 करोड़ जनता के विरोध की बात। इस संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कोई स्वतंत्रता नहीं मिली, कहाँ संविधान की बात करते हैं? इस संविधान के तहत जो है, अब संविधान के तहत राहुल गांधी फाड़ देते हैं मैनिफेस्टो के अंदर, समझे? मनमोहन सिंह के सामने किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? हम तो संविधान को पूरा सम्मान करते हैं। चलिए बिग बुलेटिन की आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, ये बहस का मुख्य मुद्दा था और ये निश्चित रूप से कांग्रेस में जो अनिश्चितता की स्थिति है नेतृत्व को लेकर के, इसको लेकर के जो युवा नेता है पार्टी के वो परेशान हैं और उसी का सिलसिला ये है, उसी की शुरुआत ये है कि जितेंद्र प्रसाद जी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम आज की बहस में भाग लेने के लिए मुकेश जी का, विवेक जी का, पालीवाल जी का, गुरचरण आजाद जी का, राजेश श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।